हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुबह मैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आता हूं और वीकली यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स का वीडियो लाता हूं और महीने के अंत में उत्तर प्रदेश का रिवीजन वीडियो भी लेकर आता हूं पूरे मंथ का। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये मार्च मंथ 2023 का वीडियो है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का। इसमें हम मार्च महीने के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यूपी करंट अफेयर्स के उनको डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उसे भी हम आपको बताएंगे। पिछले 2 मंथ के जनवरी और फरवरी की वीडियो में नहीं ला पाए किसी कारणवश, लेकिन उसकी जो PDF ई बुक है वो हमने अवेलेबल करवाई है। तो अगर आपको उस PDF ई बुक को डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप जनवरी और फरवरी मंथ 2023 की PDF ई बुक ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लास्ट 6 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो वहाँ से आप ये उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की जो ई बुक है उसे ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मार्च मंथ का रिविजन वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, देश के नए संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर किस राज्य में नया विधान भवन बनेगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा नया विधान भवन सेंट्रल विस्टा की तर्ज पे। ठीक है, जिस देश का जो नया संसद भवन है उसका नाम है सेंट्रल विस्टा, इसी की तर्ज पे अब यूपी में भी जो विधान भवन है वो बनाया जाएगा। और जो लक्ष्य रखा गया है वो 2027 का रखा गया है कि 2027 के पहले पहले इसको पूरा कर लिया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किन जिलों में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति यानी ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा देते हुए प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। 4 जिले हैं, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही। ठीक है दोस्तों, यूपी सरकार ने क्या किया, 4 जिले हैं जिन कौन कौन से हैं, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही। तो इसमें जो गोंड जाति है उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देते हुए प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया है। अब उत्तर प्रदेश में गोंड यानी धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड, तो ये जो जनजातियां हैं, जो उपजातियां हैं गोंड जाति की, तो उनको जो है अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर दिया गया है। इसके आधार पर मिर्जापुर व सोनभद्र के साथ अब 4 और जिलों संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही में निवास करने वाली इन जातियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, 4 और जिले यानी यूपी में कुल मिलाकर के 6 जिले हैं, ठीक है, जिनमें गोंड जाति है जिसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा चुका है। अगला है, 1 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितने समय के बाद लगातार सबसे ज़्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करने का नया रिकॉर्ड अपने नाम किया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, 5 साल 347 दिन। दोस्तों 1 मार्च 2023 की, ठीक है, 1 मार्च 2023 तक ये जो रिकॉर्ड है वो काउंट किया गया। उत्तर प्रदेश के जो CM हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो है लगातार सबसे ज़्यादा समय तक यूपी के मुख्यमंत्री रहने का कार्यकाल पूरा करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। योगी आदित्यनाथ ने कार्यकाल में 5 साल और 347 दिन पूरे किए हैं, क्योंकि इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो कितना था, 5 साल 345 दिनों का, और वो किसके नाम पे था, तो वो था कांग्रेस के डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम पे, जो कि 1954 से 1960 तक लगातार ही रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 साल 345 दिनों। तो 5 साल 347 दिन का जो रिकॉर्ड है अब वो बनाया है योगी आदित्यनाथ ने, और ये रिकॉर्ड आगे और भी लंबा जाएगा, ठीक, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं वो 1 मार्च 2023 तक के हैं। सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव है ये लगातार 5 साल 4 दिन तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे। बसपा प्रमुख जो मायावती हैं वो 4 साल 307 दिन तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं लगातार। वैसे जो मायावती हैं ये 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी हैं, और अगर ये बात की जाए कि यूपी की सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाला कौन है तो ये है मायावती। मुलायम सिंह यादव ये 3 साल 257 दिन तक यूपी के लगातार CM रहे हैं। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, जो योगी आदित्यनाथ हैं यूपी का सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्य के नाम पे हो गया है। अगला है, राज्य में शहरी क्षेत्रों को साफ रखने के लिए नगर विकास विभाग कब से कब तक स्वच्छ भारत मिशन में डोर टू डोर अभियान का तीसरा चरण चलाया गया? तो ये जो अभियान है वो 4 से लेकर के 31 मार्च तक चलाया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में नोएडा के बाद अब किस शहर में फिल्म सिटी बनेगी?
तो अब बनेगी नोएडा के बाद गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय रेलवे कहाँ से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा शुरू करेगी? तो लखनऊ से शुरू की जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। दोस्तों, भारतीय रेलवे 5 अप्रैल 2023 को लखनऊ से अपनी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा शुरू करेगा। इस पवित्र यात्रा के दौरान क्या होगा, क्योंकि गुरु कृपा यात्रा शुरू की जाएगी, तो इस यात्रा के दौरान जो तीर्थ यात्री हैं वो सिख धर्म के सबसे प्रमुख जो स्थल हैं उनका दौरा करेंगे, जिनमें 5 पवित्र तख्त भी शामिल हैं। 5 तख्तों को आमतौर पे पंज तख्त कहा जाता है, और ये कौन कौन से हैं 5 तख्त? तो अकाल तख्त है, दमदमा साहिब, केशगढ़, हुजूर साहिब और पटना साहिब। ये 5 तख्त हैं जिनको पवित्र स्थल माना जाता है सिख धर्म में। भारत गौरव ट्रेनों को देखो अपना देश पहल के तहत लॉन्च किया गया था, और इन ट्रेनों को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना। ये जो यात्रा है, कौन सी यात्रा? गुरु कृपा यात्रा। ये 11 दिनों की होगी। इस यात्रा में कुल 678 यात्री भाग लेंगे, यानी कि एक यात्रा में। अब इसके अलावा जो 5 तख्त यहाँ पे बताए गए हैं जो शामिल रहेंगे इस गुरु कृपा यात्रा में, इसके अलावा भी सिख धर्म के और पवित्र स्थल हैं जो कि इस यात्रा में शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट इस यात्रा में जो स्थल शामिल हैं। ठीक, सारे लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया। इसके अनुसार किसानों या गुड़ पर कितने रुपए प्रति क्विंटल टैक्स लगाया गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 0, यानी कि एक भी टैक्स नहीं लगाया गया है किन पे? किसानों पर जो गुड़ का उत्पादन करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, जो शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 पारित हुआ है उसके अनुसार जो मिल होंगी उन पे ये टैक्स लगाया जाएगा। केवल किसानों को यहाँ पे छूट दी गई है कि किसान अगर किसी गुड़ का उत्पादन करते हैं तो उन पे ये टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगला है, हाल ही में किसने बलिया उत्तर प्रदेश में 6500 करोड़ के निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नितिन गडकरी ने। ठीक है, यूपी में 6500 करोड़ रुपए के निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। किसने? नितिन गडकरी ने। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली खेल नीति को मंजूरी दी है? तो अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली खेल नीति को मंजूरी दी गई है। अब ये जो खेल नीति है तो इसके तहत क्या होगा? इसके तहत क्या है कि प्रदेश में जो युवा हैं उनको खेल के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक, इसके अलावा जो स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, ठीक है, और जो विद्यालय होंगे वहाँ पे अलग से टाइम दिया जाएगा, एक पीरियड होगा जिसमें खेल का जो महत्व है वो विद्यार्थियों को बताया जाएगा। इसके अलावा उन पर जो है खेल जो है वो भी कराए जाएंगे। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स होंगे उनको खेल के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इसीलिए यूपी में जो है कि खेल नीति को मंजूरी दी गई है। तो ये ध्यान रखेंगे आप यूपी सरकार ने। अगला है, यहाँ पे देख सकते हैं कि खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति और खेल संस्कृति विकसित करने हेतु राज्य की पहली जो खेल नीति है 2023 उसको हरी झंडी दी गई है। और उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य यही है कि जो युवा हैं उनको खेल के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि राज्य खेल प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा और निजी अकादमियों और स्कूल कॉलेजों में खेलों से इनको जोड़ा जाएगा। और इसके अलावा हर एक विद्यालय में 40 मिनट का जो समय है वो खेल, शारीरिक शिक्षा या योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। तो ये जो है इसमें किया गया है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जो प्रदेश में पहली खेल नीति लागू की है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस मंडल में 5 ग्रामीण लर्निंग सेंटर बनाए जाएंगे? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी, बरेली मंडल में। अगला है, हाल ही में किसने मोबाइल एप्लीकेशन राही लॉन्च किया? तो ये जो राही मोबाइल एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है राही, इसका काम क्या होगा, क्यों इसको लॉन्च किया गया है? तो बस का ऑनलाइन टिकट करने के लिए, ऑनलाइन आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से उसकी लोकेशन जानने के लिए, ठीक है, ये सारी जो काम है वो आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकेंगे। तो इसके लिए लॉन्च किया गया है राही एप्लीकेशन। अगला है, किस प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में एक ग्रामीण स्टेडियम और एक ओपन जिम की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, प्रत्येक विकासखंड में एक ग्रामीण स्टेडियम बनेगा और एक ओपन जिम की स्थापना की जाएगी। अगला है, हाल ही में कहां पर उत्तर प्रदेश का पहला पशु विद्युत सौदागृह बनकर के तैयार हो गया है? तो वाराणसी में ये
उत्तर प्रदेश का पहला पशु विद्युत शवदाह बनकर के तैयार हुआ है। ठीक है, आमतौर पे आपने देखा होगा कि कई सारे जो पब्लिक प्लेस होते हैं वहाँ पर भी हमको जो मरे हुए कुत्ते होते हैं वो मिल जाते हैं। तो इससे क्या है कि बीमारियाँ फैलती हैं, गंदगी फैलती है, और भी कई जगह पर देखा होगा सड़कों के किनारे यहाँ पे जो पशु हैं वो पड़े हुए मिल जाते हैं। तो इसी के लिए जो प्रदेश सरकार है उसने पशु विद्युत शवदाह बनाया है। इससे क्या होगा, इससे जो बीमारियां हैं वो भी नहीं फैलेंगी और जो पशु हैं वहाँ पर ही उनका जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, प्रदेश का जो पहला पशु विद्युत शवदाह है वो कहाँ पे बना है, ये वाराणसी में बनकर के तैयार हुआ है। अगला है, हाल ही में पश्चिम बंगाल ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। अभी अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो कितने राज्य अफीम पोस्ता की खेती करने की अनुमति है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी यानी 3 राज्यों की ये अनुमति अभी है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को। और अभी पश्चिम बंगाल ने भी जो है केंद्र सरकार से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। अगला है, मार्च 2023 में इंडियन फार्मा फेयर यानी IFF के 8वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की है, तो इसकी मेजबानी की है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो आयोजन है इंडियन फार्मा फेयर की 8वीं संस्करण का वो कब किया गया, तो वो भी ध्यान रखेंगे आप। 17-18 मार्च को इसका आयोजन जो है किया गया है। 17-18 मार्च में इसका आयोजन किया गया और कहाँ पे किया गया है, तो वो भी ध्यान रखना है, लखनऊ में। लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। अगला है, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो पर्यटन मंत्रियों की बैठक है वो भारत की किस शहर में आयोजित की गई, तो ये वाराणसी में आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, संघाई सहयोग जो संगठन है SCO, तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है वो आप लोग ध्यान रखेंगे। 2001 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, 2001 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो चीन के बीजिंग में। चीन के बीजिंग में जो है SCO का हेडक्वार्टर है। और ध्यान रखेंगे अभी जो है प्रेजेंट टाइम में यानी साल 2023 में जो संघाई सहयोग संगठन है इसकी जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है। अगला है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए, महोबा में। महोबा में जो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। अगला है, भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो कितने राज्यों में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4 राज्यों में। अब ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत और विश्व बैंक ने ये 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन राज्यों में $500 मिलियन की ऋण सहायता से 781 किलोमीटर के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो ये 4 राज्य हैं, ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हमारा यूपी और आंध्र प्रदेश, जहाँ पे ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना का निर्माण होगा। अगला है, एयरपोर्ट की तर्ज पर प्रदेश के 5 बस अड्डे विकसित होंगे, इसके लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव हुआ है, प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1000 करोड़ रुपए का। अगला है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में PM मित्र यानी प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ये PM मित्र जो योजना है इसका ये फुल फॉर्म है। तो जो PM मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है किस शहर में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश के हरदोई में। वैसे अगर हम बात करें कि पूरे भारत में कितने राज्यों में ये PM मित्र योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, तो 7 राज्यों में। ठीक है, अब ये जो 7 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये 7 राज्य हैं जहाँ पे PM मित्र योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 1200 करोड़ की लागत से 1000 एकड़ में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। और ये जो पार्क बनेगा इससे वस्त्र उद्योग से जुड़े सारे कार्य और जो सुविधाएं वो एक ही स्थान पे उपलब्ध होंगी। इससे प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश और लाखों लोगों को रोजगार भी मिलने की उम्मीद है। तो ये ध्यान रखेंगे,
ठीक है, 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की बात कही गई है, जिसमें यूपी शामिल है और यूपी में हरदोई में ये बनेगा। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एकल अभिभावक अफसरों को कितने वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश देने के प्रस्ताव पर सहमति दी है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2 साल का। दोस्तों, केंद्र सरकार ने एकल अभिभावक की जिम्मेदारी निभा रहे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जैसे IAS, IPS और IFS, तो इनको भी जो है 2 साल यानी 730 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश CCL यानी चाइल्ड केयर लीव सुविधा देने के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति दी है, यानी यूपी सरकार ने भी जो है अपनी सहमति इस पर दी है। केंद्र सरकार द्वारा एकल अभिभावक की जिम्मेदारी निभा रहे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी IAS, IPS और IFS को 2 वर्ष यानी 730 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश सुविधा देने के प्रस्ताव पर राज्यों की राय मांगी गई थी, तो यूपी ने जो है अपनी इस पर मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कर्मचारियों की इस तरह की सुविधा पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है, तो ये ध्यान रखेंगे कि 2 साल का जो है जो भी अखिल भारतीय के जो सेवा के अधिकारी हैं IAS, IPS और IFS, इनको जो है अगर एकल अभिभावक हैं तो उनको अपने बच्चों की देखभाल के लिए 2 साल का बाल्य देखभाल अवकाश सुविधा देने की सहमति जो है वो दी गई है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टाउनशिप नीति 2023 का प्रस्तुतिकरण किया है? तो उत्तर प्रदेश ने इसका प्रस्तुतिकरण किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, टाउनशिप नीति 2023 का। अगला है, डॉक्टर अरुणेय मिश्र ने संस्कृत सीखने के लिए ऑनलाइन गेम ऐप बनाया है, इसको नाम क्या दिया गया? तो इस एप्लीकेशन को नाम दिया गया है शास्त्रार्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज है यूइंग क्रिश्चियन महाविद्यालय, तो इसमें संस्कृत विभाग के ये अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुणेय मिश्र। इन्होंने संस्कृत सीखने के लिए एक ऑनलाइन गेम ऐप बनाया है जिसको शास्त्रार्थ नाम दिया गया है। अब ये जो एप्लीकेशन है इसे बड़े ही आसानी से कोई भी व्यक्ति जो है संस्कृत सीख सकता है। ठीक है, इसके अलावा और भी जैसे काफ़ी दूरी पर बैठे हुए जो भी व्यक्ति होंगे वो आपस में जुड़ सकेंगे, ठीक है, क्विज कर सकेंगे। इसके अलावा और भी यहाँ पे एप्लीकेशन में जो टास्क दिए जाएंगे वो आप करेंगे, तो इससे संस्कृत जो है बड़ी ही आसानी से सीखी जा सकेगी। जिसको एप्लीकेशन का नाम ध्यान रखेंगे, शास्त्रार्थ इसको नाम दिया गया है। और इससे किसने बनाया है, किसने विकसित किया है? तो डॉक्टर अरुणेय मिश्र ने इसको बनाया है। अगला है, बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, 8 सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला है, पीएम मोदी ने कहाँ पर वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का उद्घाटन किया है? तो इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और जो वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 है इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ पे हुआ है? वाराणसी में। और रुद्राक्ष जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया। और दोस्तों, लक्ष्य भारत में रखा गया है कि 2025 तक, ये ध्यान रखेंगे 2025 तक जो है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है भारत में, कि टीबी को खत्म किया जाएगा 2025 तक। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रदेश के कितने प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को संरक्षित घोषित करते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। 18 ऐसे स्थल हैं जिनको संरक्षित घोषित करते हुए इसकी अधिसूचना जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के ये 18 स्थल हैं। अगला है, हाल ही में किसने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ध्यान रखेंगे 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ। किसने किया? तो CM योगी आदित्यनाथ ने। अगला है, इस साल के अंत तक प्रदेश में कितने प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा हासिल करना होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 44,000 विद्यालयों को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग को एक नया लक्ष्य दिया है। अब ये कौन सा लक्ष्य है? इसके तहत क्या है कि इस साल के अंत तक प्रदेश के 44,000 प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा हासिल करना होगा। अब जो निपुण विद्यालय का दर्जा है वो क्या इसका उद्देश्य है? तो निपुण भारत मिशन का जो उद्देश्य है वो ये तय करना है कि देश में प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त कर ले। ये इसका उद्देश्य है निपुण भारत मिशन का। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग को ये लक्ष्य दिया गया है कि इस साल के अंत तक 44,000 प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा हासिल हो जाए। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय गुणवत्ता परिषद ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो गुणवत्ता संकल्प जो मिशन है वो शुरू किया गया है यूपी सरकार
और भारतीय गुणवत्ता परिषद के द्वारा। तो दोस्तों ये थे मार्च मंथ के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो मैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आता हूँ, यूपी का जो वीकली वीडियो आता है उसको भी आप लोग जो है देखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।